जेनेत्सु अगात्सुमा डीमन स्लेयर का ऐसा कैरेक्टर जिसे हमेशा हमने डरते, भागते और छुपते हुए देखा है। लेकिन क्या तुम ये जानते हो यही लड़का आगे चलकर अपना खुद का ब्रीदिंग फॉर्म क्रिएट कर लेगा। और अगर तुमने इन्फिनिटी कैसल आर्क देख लिया है तो तुम ये जान चुके होगे। तो उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। उससे पहले हम जेनेत्सु के जर्नी को ब्रेक डाउन करेंगे, फाइनल सिलेक्शन से लेकर उस फॉर्म तक जो कि उसने क्रिएट किया है। तो डीमन स्लेयर बनने के लिए कैंडिडेट को एक एग्जाम देना पड़ता है जिसका नाम है द फाइनल सिलेक्शन। इस एग्जाम में सभी कैंडिडेट को फुजिकासान माउंटेन पर 7 दिनों तक सरवाइव करना होता है। ये माउंटेन डीमन से भरा हुआ है जिसे स्पेशली वहाँ पर बंद करके रखा जाता है इसी एग्जाम के लिए, जहाँ पर इस एग्जाम में काफी सारे कैंडिडेट भाग लेते हैं और उसमें से एक तांजीरो और जेनेत्सु भी है। तांजीरो ने डीमन से लड़कर अपना एग्जाम को क्लियर किया, बट जेनेत्सु उसने एक भी डीमंस को नहीं मारा। उसने सिर्फ उनसे छुप छुप कर 7 दिनों तक ऐसे भी करके सरवाइव कर लिया और इसी तरह वह एक डीमन स्लेयर बन गया। एग्जाम के बाद भी जेनेत्सु वैसा ही रहा। उसे रोने धोने के अलावा कुछ भी नहीं आता था। वह हर वक्त भागने की सोचता था, लेकिन जब जेनेत्सु एकदम से एक्सट्रीम डर जाता था तो वह तुरंत बेहोश हो जाता था और फिर उस वक्त उसके बॉडी ऑटो पायलट मोड में चला जाता था। आई मीन कहो तो डीमन का खात्मा करने के लिए शुरू हो जाता था, जिसमें वह सिर्फ थंडर ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करता था जिसका नाम है थंडर क्लैप एंड फ्लैश। इस मोड में जाने के बाद जेनेत्सु के सामने डीमन है या फिर कोई और इस मोड में जेनेत्सु अपने एक ही स्ट्राइक में अपने सामने के डीमन का गर्दन उड़ा देता था, इतना तेजी से कि डीमन रिएक्ट भी नहीं कर पाता। जेनेत्सु ने थंडर ब्रीडिंग को अपने सेंस से जिगोरो से सीखा था, जिसे वो अपना दादाजी मानता था। लेकिन जेनेत्सु सिर्फ फर्स्ट फॉर्म को ही प्रॉपर्ली सीख पाया, बाकी के फॉर्म वो कभी मास्टर ही नहीं कर पाया। बट उसने अपने दादाजी के कहने पर अपने फर्स्ट फॉर्म पर इतना ज्यादा काम किया कि उस फॉर्म को जेनेत्सु से ज्यादा अच्छा कोई भी यूज नहीं कर पाएगा। उसने फर्स्ट फॉर्म के काफी सारे वेरिएंट भी क्रिएट किए थे, जिस वजह से जेनेत्सु का फर्स्ट फॉर्म एकदम यूनिक डेडली बन गया था। बट होश में आने के बाद वह फिर से पहले जैसा हो जाता और यकीन मानो फैंस को जेनेत्सु का वो मोड काफी ज्यादा अच्छा लगता था। और जेनेत्सु ने लोगों का ऐसे ही काफी सारे डीमंस को मारा और कई बार जख्मी भी हुआ और वो वैसा के वैसा ही था। लगभग हमने जेनेत्सु को हासिरा ट्रेनिंग आर्क तक वैसे का वैसा ही देखा, बट हासिरा ट्रेनिंग आर्क के बाद जेनेत्सु एकदम से बदल गया। जब से जेनेत्सु को वह चिट्ठी मिली थी तब से, और यहीं से फैंस के मन में 2 सवाल खड़े हुए कि ऐसा उस चिट्ठी में क्या था कि जेनेत्सु इतना ज्यादा बदल गया, और दूसरा कि क्या जेनेत्सु सारे फॉर्म को मास्टर करेगा। उसके बाद ही मुजान सभी डीमन स्लेयर्स को इन्फिनिटी कैसल में बुला लेता है। उसके बाद इन्फिनिटी कैसल आर्क के अंदर हमें जेनेत्सु वर्सेस काइगाकू का फाइट देखने को मिलता है। और अगर तुम काइगाकू के बारे में नहीं जानते हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि काइगाकू जेनेत्सु का पार्टनर था और जेनेत्सु और काइगाकू ने दोनों ने थंडर ब्रीदिंग को सीखा था भी एक साथ, जिसमें से जेनेत्सु को फर्स्ट फॉर्म आता था और काइगाकू को फर्स्ट फॉर्म को छोड़कर बाकी सारे फॉर्म्स आते थे। बट काइगाकू ने यहाँ पर डीमन स्लेयर न बनने का सोचकर एक डीमन बनना पसंद किया और वह बन गया अपर मून 6। और यहीं से हमें देखने को मिला जेनेत्सु वर्सेस अपर मून 6 फाइट, जिसमें एक तरफ जेनेत्सु का केवल फर्स्ट फॉर्म ही आता था और दूसरी तरफ काइगाकू को फर्स्ट फॉर्म छोड़कर बाकी सारे फॉर्म्स आते थे थंडर ब्रीडिंग के, जहाँ पर काइगाकू जेनेत्सु का मजाक उड़ाता है और अपने सेंसे का बेइज्जती भी करता है और जेनेत्सु भी काइगाकू का काफी ज्यादा इंसल्ट करता है। फिर इन दोनों की फाइट होती है जिसमें हमें फाइनली जेनेत्सु का 7th फॉर्म देखने को मिलता है जो कि उसने खुद ही क्रिएट किया था। और जेनेत्सु 7th फॉर्म की हेल्प से काइगाकू को एक ही स्ट्राइक में उसके गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। और मैं तुम्हें जितना बता रहा हूँ उसे काफी ज्यादा कमाल का ये फाइट था। और रही बात यह कि उस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था, तुमने अगर इन्फिनिटी कैसल आर्क देखी है तो तुम्हें यह पता है, बल्कि उस चिट्ठी में और कुछ नहीं जेनेत्सु के दादाजी का लेटर था, वो भी आखिरी लेटर जो कि उसके दादाजी ने जेनेत्सु के लिए छोड़ी थी।